डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम के 4 पॉइंट्स के बारे में बताया था। ये पॉइंट्स थे नंबर ऑफ द सेल्स, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड सीलोम। इस वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ सीलोम, सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रियोजेनी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पहले है डेवलपमेंट ऑफ सीलोम। डेवलपमेंट ऑफ सीलोम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सीलोम के बारे में ब्रीफ में बताने जा रही हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आपको इसको बता चुकी हूँ। तो जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसमें एक स्टेज आती है ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला के अंदर एक कैविटी बनती है जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे ये ब्लास्टोसील मीजोडर्म से भर दी जाती है। कुछ जंतुओं में ब्लास्टोसील पूर्ण रूप से भर दी जाती है, और ऐसी सीलोम जिन जंतुओं में या जिन एनिमल्स में पाई जाती है उनको एसीलोमेट कहा जाता है। जो फ्लैट वर्म्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ प्राणियों में इस ब्लास्टोसील का अधिकांश हिस्सा परिवर्धन के बाद भी बरकरार रहता है, और कहीं कहीं पर इसमें मीजोडर्म उपस्थित होती है, तो इसको स्यूडोसीलोम कहा जाता है। और ऐसी सीलोम को धारण करने वाले एनिमल्स को स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है। और निमेटोड प्राणी जो है, निमेटोड के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे स्यूडोसीलोमेट कहे जाते हैं। शेष जंतुओं में ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग बरकरार रहता है तथा यह मीजोडर्म से आश्रित रहता है। तो ऐसी सीलोम को ट्रियोसीलोम कहा जाता है, और जिन प्राणियों में ये ट्रियोसीलोम पाई जाती है उनको सीलोमेटा कहा जाता है। इन सीलोमेट प्राणियों में भी सीलोम का निर्माण 2 प्रकार से होता है, और परिवर्धन के आधार पर या डेवलपमेंट के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है, शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर एंटेरोन के निर्माण के उपरांत एंडोडर्म से 2 कोशिकाएं बनती हैं जिनको टीलोब्लास्ट सेल कहा जाता है, जो कि एक बैंड का निर्माण करती हैं। आगे चलकर ये बैंड स्प्लिट हो जाता है और इनके बीच में एक गुहा का निर्माण हो जाता है, और ऐसी गुहा को साइजोसीलोम कहा जाता है। और साइजोसीलोम को धारण करने वाले जो एनिमल्स हैं उनको साइजोसीलोमेट कहा जाता है, और ऐसे प्राणी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है एंटेरोसीलोम। जब गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे एंट्रॉन बनती है तो उसके दोनों तरफ से पार्श्व से 2 पाउचेज बनते हैं, और ये पाउचेज बड़े हो जाते हैं और अंत में ये एंट्रॉन से कट जाते हैं और एक सीलोम का निर्माण कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं। तो इसको एंटेरोसीलोम कहा जाता है, और ऐसी गुहा को धारण करने वाले एनिमल्स को एंटेरोसीलोमेट कहते हैं। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ में पाए जाने वाले एनिमल्स में एंटेरोसीलोम होती है। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन वर्गीकरण के आधार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के लिए या उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए सेगमेंटेशन को आधार बनाया गया है। तो ये सेगमेंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, इस प्रकार के सेगमेंटेशन में जो एनिमल्स हैं सिर्फ बाहर से सेगमेंटेड दिखाई देते हैं, परंतु उनके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होता है। इस तरह का सेगमेंटेशन कुछ सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इस तरह के सेगमेंटेशन में न सिर्फ बाह्य आवरण सेगमेंटेड दिखाई देता है, बल्कि उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो भी हर खंड में दूसरे की तरह दोहराए जाते हैं। तो ऐसे सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा में इस तरह का खंडी भवन देखने को मिल जाता है। आर्थ्रोपोडा में एडल्ट्स में यह स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जो उसकी लार्वल स्टेजेस होती हैं उनमें सेगमेंटेशन अच्छी प्रकार से दिखाई देता है।
एम्ब्रियोजेनी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी या भ्रूणोद्भव जो है उसमें कोशिकाएं किस प्रकार से विभाजित होती हैं, कितने स्तर बनते हैं, मुख का निर्माण कैसे होता है, तो इन सब को भी क्लासिफिकेशन का आधार माना गया है। पहला है जर्म लेयर या जनन स्तर। जाइगोट के डेवलपमेंट के समय गैस्ट्रुला में 2 जर्म लेयर का निर्माण होता है, जिन्हें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं, और इन दोनों के बीच में तीसरा जो स्तर बनता है उसको मीजोडर्म कहा जाता है। सीलेंट्रेट में 2 जर्म लेयर के मध्य जेली जैसा एक पदार्थ या द्रव्य पाया जाता है, जिनमें कुछ कोशिकाएं रहती हैं जो कि मीजोडर्म की होती हैं, लेकिन फिर भी इनको डिप्लोप्लास्टिक मानते हैं। लेकिन सीलेंट्रेटा के कुछ जो उच्चतर प्राणी हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि उनमें मीजोडर्म की उपस्थिति अधिक हो जाती है। तो इस आधार पर एनिमल्स 2 प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें सिर्फ 2 स्तर पाए जाते हैं, जिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसमें पोरीफेरा और निम्न जो सीलेंट्रेट हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो हायर एनिमल्स हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जिसमें सुविकसित एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म पाई जाती है। क्लीवेज के आधार पर भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो जाइगोट के परिवर्तन में या डेवलपमेंट के दौरान किस प्रकार क्लीवेज होता है, उस आधार पर भी एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। ये जो क्लीवेज है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो रेडियल और एक होता है स्पाइरल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में जब विभाजन होता है तो पहला विभाजन वर्टिकल होता है, दूसरा उसके राइट एंगल पर भी वर्टिकल होता है, और तीसरा जो विभाजन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और ये अधिकतर सारे एनिमल्स में क्लीवेज की प्रोसेसिंग रहती है। तो रेडियल क्लीवेज है उसमें जो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज होता है उसमें 4 कोशिकाएं ऊपर के टायर में और 4 कोशिकाएं नीचे के टायर में उपस्थित होती हैं। हालांकि ये जो क्लीवेज होता है असमान होता है। यदि ऊपर से देखा जाए तो चारों कोशिकाएं जो ऊपर के टायर में उपस्थित हैं वो नीचे के टायर की कोशिकाओं के ठीक ऊपर लगी हुई होती हैं। लेकिन स्पाइरल क्लीवेज में ये जो 8 कोशिकाएं बनती हैं, इसकी निचली 4 कोशिकाओं के खांचों में ऊपर के टायर की 4 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इनको स्पाइरल क्लीवेज कहा जाता है। ये जिनमें रेडियल क्लीवेज पाया जाता है वो ऐसा माना जाता है कि परिवर्तन के समय पर यदि ऐसे जाइगोट में से या जिनमें रेडियल क्लीवेज पाया जाता है उनमें से अगर किसी कोशिकाओं को हटा भी दिया जाए डेवलपमेंट के दौरान, तो भी पूरा एनिमल या पूरे संपूर्ण अंगों का निर्माण हो जाएगा किसी जीव के, लेकिन वो जीव आकार में छोटा होगा। तो इस तरह का जो क्लीवेज होता है उसको इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहा जाता है, और ऐसे जाइगोट इक्विपोटेंट कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत जो प्राणी हैं वो एकाइनोडर्म के अंतर्गत आते हैं। स्पाइरल क्लीवेज में ऐसा नहीं होता है जैसे कि रेडियल क्लीवेज में डेवलपमेंट के दौरान अगर किसी सेल को निकाल लिया जाता है तो पूर्ण अंगों का निर्माण होता है। लेकिन स्पाइरल क्लीवेज में आने वाले प्राणियों के भ्रूण के अंदर अगर किसी कोशिका को निकाल लिया जाए तो वह हिस्सा परिवर्तित नहीं होगा जो कि उस कोशिका के
के भविष्य में निर्धारित था। तो ऐसे जो क्लीवेज हैं उनको डिटर्मिनेट क्लीवेज कहा जाता है, और इस तरह का जो क्लीवेज है सामान्यतः प्रोटोस्टोमिया में देखा जाता है। नेक्स्ट है ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर जब गेस्टुलेशन के टाइम पर जबकि ब्लास्टुला अंदर धंस जाता है तो एक कैविटी बनती है, या एंट्रॉन जब बनता है तो उसकी जो कैविटी बनती है उसको ब्लास्टोपोर कहा जाता है। जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है तो ऐसे एनिमल्स को प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है या प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है। लेकिन जिन प्राणियों में ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है उनको ड्यूटेरोस्टोम्स कहा जाता है। जो प्रोटोस्टोमिया हैं उनमें जो एनिमल्स हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थेस, निडेरिया और नेमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में मोलस्का होते हैं, जबकि ड्यूटेरोस्टोम के अंतर्गत प्राणी जो पाए जाते हैं वो बाकी के एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा जंतु होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस मैंने आपको जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पूरा बता दिया है। थैंक यू।